हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निमित्त एकेडमी ऑफिशियल वीडियो चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरएएस प्री का 2016 का पेपर मैथमेटिक्स सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उनको हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर आपको मिक्सचर दे रखा है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3। टू मेक दिस रेशियो 1:2, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इज, कि इस मिक्सचर में कितना क्वांटिटी पानी का हमें मिलाना चाहिएगा। तो हमारे पास जो मिक्सचर हमें दे रखा है 60 लीटर मिक्सचर है हमारे पास। 60 लीटर को हमने डिवाइड कर रखा है किसमें, 5:3 में डिवाइड कर रखा है। 5:3 में क्या दे रखा है कि 5 हिस्सा तो मिल्क का है और 3 हिस्सा वाटर का है, मतलब पानी का हिस्सा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है इसकी, 8, जो किसके बराबर है, 60 लीटर के बराबर है। अगर 8 का वैल्यू 60 लीटर के बराबर है तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालें हम, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो अगर 60 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5 लीटर। तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि हमें 7.5 का जो रेशियो दे रखा है, जो 5:3 दे रखा है, उसमें जो मिक्सचर का क्वांटिटी चल रहा है वो 7.5 लीटर के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो यहाँ से हम दूध और पानी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें इस रेशियो को कन्वर्ट करना है किसमें, 1:2 में। तो हमें इसको 1:2 में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिलाना है, सिर्फ वाटर मिलाना है, यानी सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाना है। अगर हमें किसी भी चीज़ में पानी मिलाना है तो उसमें जो दूध की क्वांटिटी होगी वो सेम रहेगी। अगर इसमें दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी तो यहाँ 1 की बजाय 5 होना चाहिए, तो इसको हम 5 बना देते हैं। तो इसको 5 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यानी 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो आप लेफ्ट साइड करेंगे वही राइट साइड भी करना है, जिससे वैल्यू चेंज ना हो। तो अब हम ये देखते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो वाटर था, पानी था, उसका रेशियो 3 था। अब कितना हो गया, 10 हो गया। जो चीज़ पहले 3 थी अब वो 10 बन चुकी है, यानी कितना इंक्रीज हो गया। तो हम देखेंगे 3 से 10 तक आने में 7 वैल्यू इंक्रीज हो गया, 7 पॉइंट इंक्रीज हो गया, कुछ भी हम मान सकते हैं। और 1 पॉइंट का वैल्यू कितना है, 7.5 लीटर। तो इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से। 7.5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 लीटर, सॉरी 52.5 लीटर। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा 52.5 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है हमें। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर क्या दे रखा है, 5 raised to the power 41, मल्टीप्लाई करना है 7 raised to the power 69 से, और मल्टीप्लाई करना है 3 raised to the power 57 से। अगर इन सबको हम मल्टीप्लिकेशन करें तो इसमें यूनिट डिजिट पर क्या आएगा वो हमें पता करना है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, कि इकाई पर क्या आएगा। जैसे हम नंबर काउंटिंग करते हैं तो कोई नंबर लिखा हमने 4 3 2 1, तो इसमें सबसे पहले राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। तो हमसे यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन से नंबर्स के बारे में पता करना है हमें, 5 7 और 3 के बारे में। तो हमें इनकी साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। साइक्लिसिटी मतलब ये अपने आप को कुछ वैल्यूज देते हैं, रिपीट करते हैं जब हम इनके एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे 5 की बात करें, 5 की पावर अगर 1 रखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5। 5 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 25। तो यूनिट डिजिट कितना हुआ, 5। 5 की पावर 3 करेंगे, 3 आएगा 125, तब भी यूनिट डिजिट कितना हुआ, 5 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 की पावर कुछ भी कर लो आप, n कोई भी नंबर है, तो आपका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यूनिट डिजिट हमेशा कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो 5 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ इसके लिए कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा इसके लिए। अब बात करते हैं 7 की। तो इसी तरीके से 7 की भी साइक्लिसिटी होती है। जैसे 7 की पावर अगर हम 1 करें तो 7 आता है, 7 की पावर 2 करें तो 49 आता है। 49 मतलब यूनिट डिजिट हो गया कितना, 9। 7 की पावर अगर 3 करें, 343, तो यूनिट डिजिट हो गया 3। 7 की पावर 4 करेंगे, 2401, तो यूनिट डिजिट हो जाता है 1।
इसी तरीके से फिर आगे चलेंगे, 7 की पावर 5 करेंगे तो फिर से लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा। यानी साइक्लिसिटी कितनी है इसकी, 4 है। 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब 7 के लिए जो एक्सपोनेंट हमें दे रखी है इसे हमें 4 के मल्टीपल में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 69 के सम अप्रॉक्सीमेटली जो 4 का मल्टीपल है वो है 68 प्लस 1। तो जब भी 7 की पावर 4 कंप्लीट होगी तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका एक तो पावर 4 बनेगा, मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 7 बचेगा। क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 68 प्लस मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 1। तो 68 4 का मल्टीपल है, तो जब भी 7 की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो वो किस पर एंड होगा, 1 पर एंड होगा। और मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 की पावर 1 मतलब 7 इटसेल्फ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है सेकंड नंबर, ये किस पर एंड होगा, ये एंड होगा 7 पर। मल्टीप्लाई, अब 3 का भी चेक करते हैं। 3 का साइक्लिसिटी कुछ इस तरीके से होता है, 3 रेज टू दी पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 रेज टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 9, 3 रेज टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 27, 3 रेज टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 81, 3 रेज टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 243। मतलब यहाँ पर फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि 3 की पावर जब 1 थी तो 1 आया था, 3 की पावर 2 थी तो 9 आया, 3 की पावर 3 पर 7 आया, 3 की पावर 4 पर 1 आया, और 3 की पावर 5 पर फिर से 3 आ गया, यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। अगर इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है तो हमें 57 को 4 के मल्टीपल में स्प्लिट करने की ज़रूरत है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू दी पावर 56 प्लस 1। वैसे लिखेंगे तो एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से क्या बन जाएगा, ये 3 रेज टू दी पावर 56 मल्टीप्लाई 3। सो जब भी पावर 4 का मल्टीपल होगी तो वो किस पर एंड करेगा, 1 पर एंड करेगा। दैट मीन्स इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो ओवरऑल इस नंबर का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो होगा 3। सो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 5 105। तो जिसका यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 बल्ब्स आर यूज्ड 4 आवर्स पर डे एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 डेज is 40, then how many bulbs should be used 3 hours per day so that the expenditure of 15 days is 48। तो इस टाइप की कॉन्सेप्ट के लिए, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है ये, इस टाइप की कॉन्सेप्ट के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, m1 d1 h1 अपॉन c1 मल्टीप्लाई r1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन c2 मल्टीप्लाई r2। तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हैं m d h c r। m मतलब मैन पावर, कितने आदमी या कितने ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। d मतलब कितने दिन तक काम किया जा रहा है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक वो काम कर रहे हैं। h मतलब नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे उन्होंने काम किया। c मतलब कंजप्शन, कितना उन्होंने खर्चा किया, कंजप्शन खपत। r मतलब अगर रेंट वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। w भी यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह पर, वेजेस जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं वो सब। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं जो काम करने वाले हैं, 200 बल्ब्स स्टार्टिंग में दे रखे हैं। सो 200 मल्टीप्लाई, कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, 4 घंटे काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 4, कितने दिन तक काम करना है, 6 दिन तक काम करना है। और इस हिसाब से टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40। सो डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू हाउ मेनी बल्ब्स, तो इसको मान लिया हमने x बल्ब काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 आवर्स पर डे, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितने दिन तक काम करना है, 15 दिन तक काम करना है, और कितने का खर्चा बैठाना है,
कॉस्ट कितना चाहिए हमें, 48 का चाहिए। अगर हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो 3 से 16 टाइम, 3 से 5, 3 से 8 से 2 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स, 5 से 40 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स। तो हमारे पास जो वैल्यूज बच के वो हो गए 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू x बाई 2। इस तरफ भी एक 2 बचा हुआ है। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू x। तो 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 128। मतलब टोटल हमें 128 बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स x एंड y अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, x सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन मार्क्स ऑफ y। x ने y से 9 नंबर ज़्यादा लिए, x इज इक्वल्स टू y प्लस 9। ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा जो कि हमें दे रखा है। एंड मार्क्स ऑफ x वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, x को जो मार्क्स मिले वो क्या है, 56% है। किसका, दोनों के टोटल मार्क्स का, मतलब x प्लस वाई का। तो फिर पूछा जा रहा है कि इन दोनों के मार्क्स कितने थे। दो विद्यार्थी हैं जो कि x ने y से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, x के अंक दोनों के अंकों के जोड़ का 56% है। तो कुल मिला के हमें ये दो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में दे रखे हैं और फिर पूछा जा रहा है कि x और y के नंबर्स क्या होंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 56, परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 आता है, 4 से काटोगे तो 14, 25, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा 25x इज इक्वल्स टू 14x प्लस 14y। x को इधर लेके आ जाएंगे, 25 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11x इज इक्वल्स टू 14y। मतलब ये हुआ कि x और y के नंबर्स का जो रेशो है, इन दोनों के जो मार्क्स आने वाले हैं उन मार्क्स का जो रेशो है वो होगा 14:11। इस केस में जब स्टेटमेंट इक्वल होते हैं तो अपोजिट नंबर को हम एज अ रेशियो काउंट करते हैं। तो जो x और y के नंबर्स का जो रेशियो होगा वो होगा 14:11। तो हम चाहें तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं और हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो रेशियो भी चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 39 और 30, अगर हम इन दोनों का रेशियो चेक करें तो क्या इन दोनों का रेशियो 14:11 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, पहला ऑप्शन कट जाता है हमारा। दूसरा ऑप्शन, क्या इसका रेशियो 14:11 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी कट जाता है। तीसरा ऑप्शन 42 और 33, अगर 3 से डिवाइड करोगे इसे तो 14 आएगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। तो यस, इसका रेशियो 14:11 आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। तो एक बार नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, जो कि नहीं आ रहा इसका रेशियो भी 14:11। तो जब 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 1500 for 2 years on the same rate of interest is 96. The rate of interest per annum is, समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपये का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 96 रुपीज़ दे रखा है, 96 रुपये दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए वार्षिक धनराशि कितनी है इसमें। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ पता नहीं कितना है, R% है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा R/100।
अब इस फ्रैक्शन में नीचे वाला जो नंबर होता है इसे हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मान के चलते हैं, और ऊपर जो आता है इसे हम इंटरेस्ट मान के चलते हैं। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन 2 साल के लिए करनी है, तो हम इसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो माना हमने कि हमारा प्रिंसिपल इनिशियली कितना है? 100 का स्क्वायर है। अगर प्रिंसिपल 100 का स्क्वायर है तो पहली साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? R/100 से कैलकुलेट करेंगे, दो जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100R आएगा। फिर दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर से R/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा इस बार, तो क्या आएगा? R² आएगा। तो अब हमें करना क्या होता है कि अगर हमें CI चाहिए तो CI के लिए ये जो फर्स्ट टाइम पे जो मिलता है प्रिंसिपल से डायरेक्ट अमाउंट जो मिलता है 2 साल की बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसको 1 से। इसके लिए करना होता है ये सब CI के लिए। जबकि SI के लिए, SI पे क्या होता है? ब्याज सिर्फ एक बार मिलता है और वो भी किस पर मिलता है? सिर्फ मूलधन पर मिलता है। जबकि CI में क्या होता है कि जो पहला इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है, उस इंटरेस्ट पर भी आपको आगे इंटरेस्ट मिलता है। ये दोनों का डिफरेंस है। तो जब हम SI की बात कर रहे होंगे तो सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम 2 साल की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है R² जो आएगा ये आपका क्या कहलाएगा? डिफरेंस कहलाएगा। तो अगर आप यहाँ से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना बन रहा है? R²। ये इसका डिफरेंस बन रहा है। ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस बन कब रहा है? जबकि हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? 10,000 था। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है कि जब 10,000 हमारा प्रिंसिपल था तो हमें डिफरेंस कितना मिला? R²। अगर हमारा प्रिंसिपल कहाँ है हमारा? 15,000। अगर हमारा प्रिंसिपल 15,000 है तो इस हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें? क्या ये इसका 1.5 टाइम्स है? अगर 10,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? तो कितना डिफरेंस आएगा? 1.5 R² आएगा। 1.5 R² आएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 96 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर 1.5 R² 96 के इक्वल है तो 1.5 से अगर 96 को डिवाइड करते तो इधर से पॉइंट हटाओ, इधर 0 लग जाएगा। तो 15 से 15 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। मतलब R² कितना? 64। तो R कितना? 8। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा वो कितना था? 8% था। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड और है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दें, ऑप्शन के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लें। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सकती है लेकिन हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A father distributes 16,400 rupees into 2 fixed deposit for his 2 sons of age 17 and 18। मतलब एक पिता ने अपने 2 बेटों जिनकी एज कितनी है? 17 ईयर्स और 18 ईयर्स है, उनकी बैंक अकाउंट में 16,400 रुपीज इन्वेस्ट किए, सच दैट एट देयर एज ऑफ 20 ईयर्स बोथ गेट द सेम अमाउंट। कि दोनों को कितना अमाउंट मिल जाए? सेम मिले, जो भी मिलना होगा सेम मिले। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनुअम देन हाउ मच अमाउंट द फादर डिपॉजिट फॉर हिज यंगर सन। ठीक है। पिता ने 17 और 18 वर्ष की आयु के 2 पुत्रों के लिए दोनों के अकाउंट में 16,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करके जमा कराया है, जिससे क्या हो कि जब वो दोनों 20 वर्ष के हों तो उनको समान धनराशि प्राप्त हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 16,400 रुपये जो वो जमा कराना चाहता है दोनों के में, मान लेते हैं उसने एक के खाते में A रुपये जमा कराए और दूसरे के खाते में B रुपये जमा कराए। ठीक है।
जिसके खाते में उसने ए रुपए जमा कराए हैं उसकी एज मान लेते हैं हम 17 ईयर्स है, और दूसरे वाले की एज कितनी है फिर 18 ईयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 5% है। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें 5% को, तो ये 1/20 बनता है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए एक साल के बाद कितना बनेंगे, 21 रुपए बनेंगे। अमाउंट की बात कर रहे हैं तो 20 रुपए कितना बन जाएंगे, 21 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पहला बच्चा होगा जो कि 17 साल का है, उसके लिए क्या होने वाला है, उसको ए तो उसके अकाउंट में जमा कराया जा रहा है। अब उसको 20 साल का होने के लिए कितना टाइम इंटरवल चाहिए, 3 साल का टाइम इंटरवल चाहिए। तो उसका मतलब 21/20 कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स के लिए। दूसरी तरफ जिसके अकाउंट में 20 रुपये जमा कराए गए हैं उसकी एज है 18, तो इसको क्या मिलेगा 21/20 फॉर 2 इयर्स। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो बीच में इक्वल लगा देते हैं। इस नंबर से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 21/20 a इज इक्वल्स टू b। यहां से अगर हम a और b का रेशियो निकालें, a और b का रेशियो कितना हो जाएगा 20:21, क्योंकि अगली स्टेप में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a/20 इज इक्वल्स टू b/21। तो जब फ्रैक्शनल फॉर्म में हम चल रहे होते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होता है वही उसका रेशियो भी कहलाता है। तो a का रेशियो 20 हो जाएगा, b का रेशियो 21 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। तो फिलहाल हमारे पास a और b के रेशियो आ गए। a के हिस्से में कितना आ रहा है 20 और b के हिस्से में कितना आ रहा है 21, मतलब 21। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दोनों के अकाउंट में टोटल कितना है 16400। तो यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल कितना बनता है इसका 41 बनता है। ये 41 किसके बराबर होगा 16400 के बराबर होगा। यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए इससे डिवाइड करेंगे, 16400 को डिवाइड कर लेंगे 41 से, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो इस 400 का क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है कि किसको मिलना चाहिए था, छोटे बेटे को कितनी धनराशि मिलेगी। छोटा बेटा मतलब कितनी धनराशि जमा की हमने छोटे बेटे के लिए, ए जमा की है, मतलब ए का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो ए का रेशियो कितना है 20, तो ए का रेशियो है 20 और 1 का वैल्यू कितना आया हमारा 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जमा कराने की जरूरत है हमें 8000 रुपये हमें इसमें जमा कराने की जरूरत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 2016 के पेपर में आए हुए थे। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। धन्यवाद।